पे रीटेक नहीं मिलता, there's no retake, चीज़ें स्पॉन्टेनिटी भी मायने रखती है, डिमांड करती है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी You है। have to work on it. ही वॉज दैट, मतलब जीता जागता वो एक उदाहरण सा सबके सामने कि तो उसने वो प्रोफेशन चूज़ किया होता है, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि गन पॉइंट पे आप एक्टर बनो। तो अगर आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया है तो आपको उस दौर से गुजरना पड़ेगा जहाँ पर आपको अदाओं पर मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हया हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है द यार्डीज पॉडकास्ट शो पे। हाँ, मुझे पता है काफी लंबा ब्रेक हो गया है, लेकिन इसके बाद ब्रेक्स नहीं होंगे। इसके बाद बैक टू बैक आपको एपिसोड्स मिलेंगे, इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने मिलेंगे। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो काफ़ी खास है। आज के गेस्ट हमारे लिए काफ़ी खास है। ये एक एक्टर है जो अपने आर्ट में इतने उलझे हुए हैं कि उन्होंने अपनी एक्टिंग का झंडा 2 दशकों से हिंदी और मराठी दोनों इंडस्ट्री में गाड़ा हुआ है। और इनके साथ बात करते हुए हमें एक तरह की मास्टर क्लास ही मिल गई एक्टिंग के ऊपर कि हाउ यू शुड एक्ट एंड इफ़ यू फील डीमोटिवेटेड व्हाट यू शुड डू, क्या प्रोसेस है क्या नहीं, और ऐसी काफ़ी सारी मन और दिल से हुई हुई बातें जो आपको इस पॉडकास्ट में देखने मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। दिस इज मी जितेश राठौड़, वेलकमिंग यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक टू द यार्डीज पॉडकास्ट शो। लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करते हैं क्या तुमने? हाँ सर, मैं इंट्रो कर रहा था और सॉरी। हाय, हेलो, नमस्कार, दिस पंकज विष्णु एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द यार्डीज पॉडकास्ट hosted by my dear friend, cinematographer, director and a lovely soul, जितेश राठौड़। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। तो सर, आई वांट टू बिगिन दिस होल थिंग विद वन क्वेश्चन। हाउ आर यू सर? आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम ब्यूटीफुल। आई मीन आज की ज़िंदगी में ये सब सोचना पड़ता है, बिकॉज क्या होता है हमारे आसपास काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आती रहती है, जाती रहती है। बट आई थिंक हमेशा एक उन सारी चीज़ों को लांघते हुए आगे बढ़ना यही ज़िंदगी होती है। तो हमेशा खुश रहो, ब्यूटीफुल रहो, मस्त रहो, जैसे मैं हूँ। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। तो आज की शाम का, आज के दिन का, आज की रात का आप गेस करना हमने कब शूट किया है। सो पहला क्वेश्चन ये है सर, What was your early inspiration? आपको ऐसा क्या इंस्पायर किया आपकी अर्ली लाइफ में that you wanted to get into acting? वो एक कॉमेडी डायलॉग है ना कि बचपन में जब छोटा था तब। सो एक्चुअली इंस्पायरिंग मतलब एक तो मेरे पिताजी खुद राइटर डायरेक्टर थे, तो घर में थोड़ा सा माहौल था, बिकॉज ही यूज्ड टू राइट, डायरेक्ट प्लेज एंड मेजरली इनटू इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन्स ऑल दैट। तो घर में थोड़ा सा माहौल था और बचपन से मैं देखता आया हूँ, रिहर्सल्स चल रही हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग चलती, और स्पेशली आई वुड लव टू से दैट अमिताभ बच्चन जी का बहुत इम्पैक्ट रहा हम पर, बिकॉज हमारी जो पीढ़ी है वो उनकी सारी हिट फिल्मों को देखते हुए आगे बड़ी हुई है। तो बेसिकली we used to stay in the heart of Mumbai city. Okay. That is दादर माटुंगा, दादरकर। एक्चुअली स्पेसिफिकली माटुंगा में रहता था। और माटुंगा रहता था और स्कूल हमारा दादर में था, किंग जॉर्ज। तो माटुंगा दादर इज सच अ रिच कल्चरली, वहाँ पे सारे थिएटर्स वहाँ पे हैं, सारे जो ड्रामा थिएटर्स हैं वो हैं। ऊपर से जो थिएटर एक्टिविटी है बहुत बड़े पैमाने पे उस टाइम दादर माटुंगा में हुआ करती थी। तो थिएटर वर्कशॉप्स, बच्चों के वर्कशॉप्स, जिसको हम लिटिल थिएटर बच्चों का जो है जिसको बोलते हैं हम बाल रंगभूमि, तो उसका थिएटर के काफ़ी सारे वर्कशॉप्स होते थे। तो मेरे पिताजी ने देख लिया कि इसमें इसको इंटरेस्ट है, बिकॉज क्या है शुरुआत जो होती है वो हमेशा से हमारे घर के आसपास जो एक्टिविटीज़ होती है उस पर होती है, और स्पेशली अब भी होती हैं। बट उस टाइम पे गणपति वॉज अ वेरी बिग ओकेजन फॉर ऑल आवर किड्स टू परफॉर्म। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, डांस के, सिंगिंग के, मोनो एक्ट के, इवन स्पोर्ट्स के। तो मेरा ज़्यादा झुकाव, ज़्यादा लगाव रहा एक्टिंग की तरफ पहले से।
तो कुछ ना कुछ करते रहना, स्कूल में भी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेके कुछ ना कुछ प्लेज या मोनो एक्ट में कॉम्पिटिशन्स में हमेशा पार्ट कर लेते रहना, ये बचपन से होता रहा। और मेरा झुकाव इस तरफ खींचा चला है मैं एक्टिंग की तरफ, बिकॉज मैंने देखा काफ़ी सारी चीज़ें मैं कर रहा था, बट मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि अब बचपन में जब हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते, मैं पायलट बनना चाहता था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं ये बनना चाहता, मैं आई वाज लर्निंग तबला, मैं तबला प्लेयर बनना चाहता अच्छा। था। या बिकॉज जाकिर हुसैन वाज सच इंस्पिरेशन टू ऑल आवर जनरेशन कि वो द वे ही यूज्ड टू यू नो तबला ही मेड इट पॉपुलर as an instrument. Correct. Because he was used to interact with the audience कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा करेंगे तो कैसा तबला बजाएंगे, या फिर ट्रेन गुजरेगी तो उसका आवाज़, तो ऑल ही पॉपुलराइज द होल इंस्ट्रूमेंट एज सच। तो उस तरफ झुका था। तो काफ़ी सारे हम जब बच्चे होते हैं तो वी फील लाइक डूइंग सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, बट आई थिंक व्हाट स्टेज विथ यू इन द लॉन्ग टर्म, आप वो बनने की कोशिश ज़्यादा करते हो। तो एक्टिंग मेरे साथ रही काफ़ी दिन तक, एंड आई परस्यूड दैट लेटर ऑन एज अ प्रोफेशन। सर यू ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट म्यूजिक, एंड म्यूजिक तो मुझे पता है सर, आप गिटार प्ले करते हो, गाते भी अच्छा हो। तो सर शुरुआत में एक कोई लाइन हो जाए आपका, कोई फेवरेट गाना, एक आध कोई लाइन। यस यस सर, टेक योर टाइम। मौसम बनने में, समा बनने में टाइम लगता है, तब तक आप भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो, जाने हया हो गई एक अजनबी हसीना से, यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो सर लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, आपका फर्स्ट ब्रेक कैसा था और कब था? एक्चुअली मैं एज आई टोल्ड यू, मैंने काफ़ी सारे चिल्ड्रंस थिएटर के वर्कशॉप्स अटेंड किए, और मैंने मराठी में हमारे बोलते हैं कि उसको बाल रंगभूमि, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ दादर एरिया में हुआ करते थे तभी हमारे गुरुजी रामनाथ थरवड़, सुधा करमरकर, और इनके वर्कशॉप्स करते करते मैं एक बड़े वर्कशॉप में पहुंचा, रत्नाकर मतकरी जी का। उनकी बहुत बड़ी थिएटर एक्टिविटी बच्चों के लिए स्पेशली थी, एंड दे यूज्ड टू डू चिल्ड्रंस प्ले तभी। तो वो करते करते उनके मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए, और बेस्ट पार्ट ये था कि वो लोग मराठी बच्चों के प्लेस कमर्शियली करते थे बड़े बड़े थिएटर्स में, अलग अलग जगहों पे जाके, ताकि थिएटर एक्टिविटी बच्चों तक पहुंचे। और वो करते करते तभी दूरदर्शन जस्ट शुरू हुआ था, और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जस्ट शुरू हुए थे, और तभी मराठी शो बन रहा था जिसका नाम था गोट्या, और इट वाज अ वेरी फेमस नॉवल, उस पे वो आधारित थी। दिस वाज इन व्हिच ईयर सर? इट माइट बी अराउंड रैंडम फिगर्स आई गेस 90 के 88 के आसपास ही, 90 के आसपास। ओके। तो तब मैंने वहाँ जाके ऑडिशन दिया, मतलब ऑडिशन क्या, जस्ट तभी ऑडिशन हुआ नहीं करते थे, बिकॉज डायरेक्टर्स इतने कॉन्फिडेंट, इतने व्हाट डू से विजनरी थे कि देखकर उनको पता चलता कि बंदा परफॉर्म कर लेगा, बिकॉज उन्हें ये किया है, अगर नाटक में परफॉर्म कर रहा है तो इट डेफिनेटली विल परफॉर्म। एंड इवन जैसे पहले के डायरेक्टर्स है, तो वो उनको कैरेक्टर लिखने के टाइम ही दे न्यू कि इस रोल में कौन फिट है, हो सकता है उनके ऑलरेडी दिमाग में होता था कि आई वांट टू गेट दिस परफॉर्म्ड बाय दिस एक्टर। या अभी आजकल जैसे जो होता है ना कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशंस, और 16 तो राउंड के बाद मुझे, तो वो नहीं था तभी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलेंगे आप। तो राजदत्त नाम के बहुत फेमस मराठी डायरेक्टर थे, उनका ही वाज सपोज्ड टू डायरेक्ट दैट। तब मैं आई थिंक 8वीं कक्षा में था,
और दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक गोटिया। उसके तभी वो शो सीरियल जो था वो 13 एपिसोड का हुआ करते थे एंड वाज अ वीकली ऑलवेज। वो डेली सोप्स का ज़माना दौर तब तक शुरू नहीं हुआ था एंड पीपल यूज्ड टू वेट एवरी वीक कि अभी ये एपिसोड कब आएगा। तो गोटिया वाज अ वेरी पॉपुलर शो और उसमें मैं 3-4 एपिसोड में था। तो उस ज़माने में टीवी पर आना, टीवी पर दिखना बहुत बड़ी बात थी। एंड जब मैंने हमने शूट किया और जब टेलीकास्ट हुआ तो आई वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ सुपर हीरो इन द स्कूल। Yes. कि अरे यार ये टीवी पे आता है ये वो। आई मीन आई वाज हार्डली इन 3-4 एपिसोड्स ऑफ द टोटल 13 एपिसोड्स, बट दैट टू इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस वर्किंग विद अ ग्रेट डायरेक्टर विद अ गुड टीम। नाउ तो वी नो व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रेक एंड आई गॉट टू नो कि कितना इंटरेस्टिंग ये ब्रेक था सर। नाउअडेज इट्स वेरी टफ टू क्रैक इन एनी प्रोजेक्ट। आई मीन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, कास्टिंग एजेंसीज बन गई है, डायरेक्टर्स के क्लैशेस होते हैं, राइटर्स अगर डायरेक्टर को पसंद आए तो कभी राइटर को कैरेक्टर पसंद नहीं आता है, तो कभी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है सर। जो स्ट्रगल्स पहले थे, जो स्ट्रगल्स अब है, अब ज़्यादा है या पहले? सर जब आपने शुरू किया था, माई होल क्वेश्चन इज कि वॉट आर यू हैव सीन स्ट्रगल्स एंड यू हैव सीन माइलस्टोन्स इन योर लाइफ, यू हैव सीन द सक्सेस, यू हैव सीन द स्ट्रगल। सर सक्सेस या माइलस्टोन, इसके बीच का जो स्ट्रगलिंग पीरियड है सर, ये स्ट्रगलिंग पीरियड क्या होता है? मतलब आपने ऐसा कुछ इंसिडेंट जो आपके दिल पे इम्पैक्ट किया हो, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, something which stayed back to you and you made it what you are and you made it as a Pankaj Vishnu. नहीं एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसे बोलते हैं हम। Correct. और ये स्ट्रगल वाला जो पोर्शन है ना, बिकॉज व्हाट आई ऑलवेज से कि जब कोई भी एक्टर इस प्रोफेशन को चूज़ करके यहाँ आता है तो उसने वो प्रोफेशन चूज़ किया होता है, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि गन पॉइंट पे आप एक्टर बनो। तो अगर आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया है तो आपको उस दौर से गुजरना पड़ेगा जहाँ पर आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, काम मांगना पड़ेगा, ऑडिशंस देने पड़ेंगे। और तो एक वो प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को अगर आप स्ट्रगल बोलते हो तो स्ट्रगल ही सही। तो अब कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं जिनको एक ही ऑडिशन में, एक ही पल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। कई उतने फॉर्चुनेट होते नहीं, उनको हालांकि वो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं बट उनको काफ़ी देर लग जाती है मिलते मिलते, काम मिलते मिलते। तो ऐसा होता है, हमारे सामने कई ऐसे एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं जिनको बहुत लेट मिला है बट पुख्ता बहुत अच्छा मिला है। बट इट वाज आई एंजॉयड द होल प्रोसेस, बिकॉज क्या है, अगर आपने उस चीज़ को चूज़ किया है और आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो आप उस प्रोफेशन का मज़ा नहीं ले पाओगे। तो टचवुड जब मैंने शुरुआत की तो उस दौर ये था कि जब प्राइवेट चैनल्स शुरू हो रहे थे तो अचानक से एक्टर्स की बहुत डिमांड बढ़ गई थी। और पहले की और इसकी मतलब अगर आप डिफरेंस पूछोगे तो तभी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स बहुत आसानी से सामने सामने मिलते थे, आमने सामने बात होती थी और विदाउट ऑडिशंस कास्टिंग होती थी। बिकॉज उन्होंने शायद एक प्ले देखा होगा अपना, आपका कहीं देखा होगा, कहीं से सुना होगा कि ये फलाना फलाना काम करता है और बहुत बढ़िया काम करता है, तो बिना ऑडिशन के रोल्स मिल जाते थे। बट अब थोड़ा सा ज़माना बदल गया, प्रोसेस चेंज हो गई है जहाँ पे आपको एक्चुअली डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मिलते ही नहीं है। मतलब दे आर वेरी फार। अगर आप सिलेक्ट होके आप जब सेट पे जाते हो तब डायरेक्टर आप रूबरू आप उनके साथ होते हो, तो उसके पहले आपको कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू जाना पड़ता है। और कास्टिंग डायरेक्टर भी खुद आजकल बहुत सारे असिस्टेंट रखने लगे हैं, तो उनके 8, 9, 10th असिस्टेंट का आपको फ़ोन आता है कि सर ऐसा सा ऑडिशन है और आप दीजिए। तो फिर वो सब पार करने के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हो और जब सेट पे जाते हो तब जाके आपको डायरेक्टर के दर्शन होते हैं, जो पहले ऐसा नहीं था। आप कभी हमने, मुझे याद है कभी कभी हम लोग स्ट्रगल करने सीधा से घुस जाते थे अंदर किसी भी ऑफिस में और कहते थे कि हमें ऐसे हैं, हमने ये किया, मिलना है। तो कभी भी प्रोड्यूसर्स अगर अवेलेबल तो मिल जाते थे। इनफैक्ट वो बोलते भी थे कि आप आए हो तो इतनी दूर से प्लीज़ पानी पी के जाइए, चाय पी के जाइए, अगर खाने वाला जो समय होगा तो बोलते थे कि खाना खा के जाइए। तो मतलब इस तरह का एक बहुत पर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं ना जिसको, बॉन्डिंग, वो हुआ करती थी। वो अब थोड़ा सा आप प्रोफेशनलिज्म बोलिए उसको या कॉर्पोरेट सिस्टम आ गया, वर्क फ्लो बन गया है, वर्क फ्लो। तो उसकी वजह से तो जो पर्सनल टच हुआ करता था पहले वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी बट सी जैसे चेंज इज ऑलवेज द ओनली कांस्टेंट, ऐसा बोलते हैं हम। तो चेंज तो होते रहेंगे हर एक प्रोफेशन में। जैसे पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, अब कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो हम लोग वो बोल नहीं सकते अरे उस ज़माने में ऐसा था। और वो बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जो
कि आप अगर उसी में रहे, उसी जोन में कि अरे हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था, तो फिर आप घर बैठिए और उसी ज़माने में आप रहिए। चीज़ें बदल रही हैं, समय बदल रहा है और प्रोफेशन आपका बदल रहा है, तो आपको बदलना पड़ेगा। उस तरीके से आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो आपको जो इस चेंज के साथ चलेगा, आगे बढ़ेगा, वही सक्सेसफुल होगा। ग्रेट सर। बट ये सर जो वर्ड है स्ट्रगलिंग पीरियड या स्ट्रगलर, जो इंडस्ट्री ने दिया हुआ है स्ट्रगलर, एंड इवन देयर इज दिस वंडरफुल series Struggler Sala by Viju Mane. I loved it. And how positively Viju Mane sir used that word is very amazing. True. And sir ये मुझे struggler word बोलना ही पसंद नहीं है. I feel we should replace that word. हम उसको learning stage बोल सकते हैं, या तो ये learner actor है, या अभी आया है learner actor हो सकता है, amateur actor है, but learner is the good thing. He will also feel कि no, I am learning something. And when I have learned that, correct. जब मैंने वो रास्ता या पुल पार कर लिया है, अब मुझे लोग एक्टर बोलते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जब आप विद्यार्थी दशा में होते हो, the thing is that that's a very फैंटास्टिक फेज, बिकॉज आप एक विद्यार्थी हो, आप एक लर्नर हो, आप सीखने आया हो, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। जब आप टीचर बन जाते हो तो आपको जवाब देना पड़ता है, सवाल पूछना आपके हक में नहीं रहता तभी। इसीलिए यू शुड ऑलवेज बी ए लर्नर। हमेशा सीखते रहो, सवाल पूछते रहो, उसके जवाब लेते रहो, और करते करते आप अपने प्रोफेशन में, अपने जो भी है ज़िंदगी में, आप धीरे धीरे अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहो। सो सर मेरा अगला सवाल ऐसा है कि आपके ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट क्या था? एक कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपको लगा, या कोई एक ऐसा रोल जिससे आपको लगा कि नाउ आई हैव अराइव्ड, और मे बी नाउ पीपल मोर नो मी नाउ, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ? एक्चुअली स्पीकिंग अराउंड 2003-04 में जब मैंने कहा कि नए नए प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए थे, तभी जी आ रहा था, स्टार आ रहा था, सोनी आ रहे थे, तो ये सारे चैनल्स आ रहे थे। मराठी में भी काफ़ी रेवोल्यूशन आ रहा था, बिकॉज दे नीडेड सो मेनी एक्टर्स एट अ टाइम, और अलग अलग सीरियल्स बन रही थी, और तब दौर शुरू हुआ था डेली सोप्स का। तो आई वॉज डूइंग टचवुड। मैंने जब शुरुआत की तो काफ़ी लॉन्ग रनिंग शोज़ मुझे मिले। मैं दामिनी कर रहा था मराठी में, जो पहले इनिशियली दामिनी, समांतर और प्रारब्ध नाम का एक शो था। और एक्चुअली आपने पूछा, जो मेजर टर्निंग पॉइंट वाज अ शो कॉल्ड 4 दिवस सासू से, विच हैड अ रन ऑफ 12 years। वो सो एक्चुअली वो उसके लेने के पीछे भी ये कहानी ये थी कि वो जो कैरेक्टर था रवि देशमुख का, रवि वॉज अ म्यूजिशियन, और वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, सिंगर है, और उसकी जो फैमिली है वो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है। तो उसकी फैमिली चाहती है कि वो इंडस्ट्री में आए, अपना बिजनेस संभाले, और इसका पैशन जो है वो म्यूज़िक की तरफ झुकाव है उसका। तो वो जो एक फैमिली और उसके बीच जो एक टकराव है, या फिर जो संघर्ष है फैमिली और पैशन का, उसमें वो जकड़ा है, और एक तरफ है फैमिली और एक तरफ उसका पैशन। तो ये वो कैरेक्टर था, और मुझे मैंने एक्चुअली वो शो 7 साल किया, और उसके बाद वो लीप आया तो मैंने छोड़ दिया। बट इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज दैट कैरेक्टर हैड सो मेनी शेड्स, एंड यू वोंट बिलीव, फ्रॉम डे 1 फर्स्ट एपिसोड से वो शो इतना लोगों के मन में उसने घर कर लिया, और इट वाज सच अ पॉपुलर शो कि एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉपुलर तो बहुत सारे शोज़ होते हैं, बट उस शो का क्रेज़ था। 4 दिवस सासू से वाज अ फेनोमेनल हिट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, एंड एट अ पॉइंट आई गेस इट रीच्ड अ TRP of 22. तो it went into the history of Marathi serials, because एक तो number of episodes, it had a run of 12 years, almost 3,500 episodes के हुए, जो किसी मराठी शो के हुए ही नहीं अब तक, and the TRP wise as well. तो it was such a craze, rave in whole Maharashtra. We used to not able to walk on streets because mobbing होती थी, लोग सामने आके मिलते थे and रोते थे हमारे पास कि they were so involved in the storyline, and people used to not change the channel during the break bumper also. So इतना उसका people used to shut down shops and watch. लोगों को खाना मिलता नहीं था घर पे कि अरे
शो पहले ख़त्म करो फिर देखेंगे। तो सच तो मैन यूज टू कंप्लेन कि यार आपकी वजह से हमारा खाना नहीं मिलता हमको टाइम पे। तो सच अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्स विच वी ऑल गॉट थ्रू आउट द शो। तो दैट वाज वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट जहाँ पे मैं महाराष्ट्र के घर घर में पहुँचना जिसको बोलते हैं ना, कि यू रीच द ड्राइंग रूम ऑफ एवरी हाउस होल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो वो उस शो की वजह से हुआ। और दूसरा टर्निंग पॉइंट जो आया जब आई वॉज डूइंग अ शो कॉल्ड अवघाची संसार, दैट ऑल्सो हैड अ रन ऑफ 6-7 years। वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे था एंड आई गोट अ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बालाजी टेलीफिल्म्स फॉर अ शो कॉल्ड पवित्र रिश्ता। एंड जब मेरी एक्चुअली हिंदी में शुरुआत उस प्रोजेक्ट से हुई, आई शिफ्टेड फ्रॉम मराठी इंडस्ट्री टू हिंदी इंडस्ट्री टोटली आफ्टर दैट शो। तो it was a fabulous experience doing Pavitra Riश्ta। एक तो it was very unlike Balaji show because उसकी heroine was staying in a chawl। उसका जो हीरो है वो मैकेनिक है। So it was such a middle class, lower middle class story। Related हाँ, this thing। and unlike Balaji because Balaji तब तक क्योंकि सास and कसौटी जिंदगी के सब huge shows, huge budget shows with glamorous looking characters, वो डोमिनेट कर रहे थे उस टाइम पे। या तो वो था। एंड इसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा ये शो आया पवित्र रिश्ता, विच हैड अ वेरी टचिंग स्टोरी लाइन बट हैपनिंग इन अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, विच हैड अ मराठी बैकग्राउंड एक्चुअली। And fabulous actors like Usha Nadkarni ji, Savita Prabhune ji, and of course Sushant and Ankita, they were there. So it was a beautiful Pratna Behre, now she's a very big actress in Marathi, Priya Marathe, सारी पूरी कास्ट उसमें थी and there was such a beautiful ensemble cast। और बहुत ही अच्छा वो सफ़र रहा सबका। एंड वी हैड ग्रेट टाइम बिकॉज वो भी नंबर 1 शो था 2 साल तक तभी, विथ वेरी हाई TRPs। एंड इनफैक्ट मतलब इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर विच आई वाज प्लेइंग इन दैट। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर था। और जब भी मैं स्ट्रीट पर निकलता तो औरतें स्पेशली मेरे पीछे चप्पल लेके आती थी कि इसको मारना पड़ेगा। मतलब इतना कि पीपल शुड चेंज लेन्स। मैं अगर कहीं नॉर्मली भी चल रहा हूँ कहीं किसी सड़क पर, तो सामने वाली अगर कोई लड़की आ रही है तो वो मुझे देख के बाप रे अजीत आ रहा है तो लेट्स चेंज आउट, वो जो देर से चेंज लेने भाग जाती थी कि अजीत आ रहा है। तो मतलब उन्होंने इतना पर्सनली लिया था उस कैरेक्टर को कि ये बहुत ही डेडली कैरेक्टर है, टेरिफाइंग कैरेक्टर है और इसके पास जाना नहीं बनता है। तो इनफैक्ट मैं आई हैड बीन टू ऑन अ फैमिली हॉलीडे टू दुबई, और वहाँ भी फ्रॉम द एयरपोर्ट पीपल यूज्ड टू मॉब बिकॉज इट वाज ऑन जी टीवी, और जी का रीच बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज़ में जी दिखाई देता है। तो पीपल वहाँ जो इंडियंस रहते हैं Correct. जो हिंदी शोज़ पसंद करते हैं, करेक्ट, तो वहाँ भी मॉबिंग। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर पवित्र रिश्ता विद बालाजी एंड द होल क्रू। तो दीज 2 टर्निंग पॉइंट्स आई वुड डेफिनेटली से इन माई करियर वाइज। ग्रेट। एंड सर अभी पवित्र रिश्ता की बात आई है, मुझे मतलब ऐसे आई डोंट व्यूज़ के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, but I feel personally Sushant was a figure with whom people actually related। मतलब उसकी स्ट्रगल स्टोरी से काफ़ी लोगों ने रिलेट किया, काफ़ी मिडिल क्लास बच्चों ने भी रिलेट किया हाउ ही सक्सीडेड। सो आई जस्ट वांटेड टू नो, व्यूज़ के लिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आई पर्सनली फील आई वांट टू आस्क दिस, इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं, हाउ वाज ही एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन सेट? एक तो हम लोग इनिशियली हमारी बॉन्डिंग इसके वजह से हुई कि बिकॉज he was also engineer, Okay. and I'm also engineering student। तो उस पे हम लोग जब बातचीत पता चला कि वो भी बैकग्राउंड से है, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो वी क्लिक्ड इमीडिएटली। सारे इंजीनियर्स क्रिएटिव फील्ड में आ जाते हैं वो एक्चुअली यू कैन से दैट। तो कुछ ना कुछ बिकॉज आई थिंक उनको ना कहीं कुछ क्रिएटिव करने का बहुत मन करता है एक पॉइंट के बाद, तो आई थिंक वो किसी तरह आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग दोनों आ गए, और ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, आई वुड से दैट बिकॉज मैंने कई इंटरव्यूज में कहा भी है कि ही यूज्ड टू गो इन द मॉर्निंग्स फॉर हिज मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एट 6 o'clock एट जुहू बीच। वहाँ से वो शूट पे आता था, फिर रिहर्सल्स, उसको ही डूइंग अ डांस शो, तो रिहर्सल्स के लिए जाता था, फिर रात को शूट करता था, फिर सुबह यूज्ड टू गो बैक। तो ही वॉज एक्टिव 24 hours
पूरे दिन वो लगा रहता था कोई ना कोई कर्तव्य. वी यूज्ड टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड फिल्म्स एंड शॉर्ट फिल्म्स कहीं कैसे ढूंढ के आता था. हम लोग दोनों साथ मिल के उसके रूम में वो डॉक्यूमेंट्रीज देखा करते थे. तो ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस, ऑलवेज हार्ड वर्किंग, ऑलवेज रेडी टू टेक चैलेंजेस, ऐसा था. और ये बाइक बहुत, ऑल्दो आई वाज उनसे एज में बड़ा था, बट हम बोलते हैं ना कि एज नहीं होता किसी से सीखने का. यू कैन उससे सीखने वाली बात यही थी, वेरी प्रोफेशनल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी फोकस्ड एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. मतलब हमारी जब बात होती थी, ही यूज्ड टू से कि मैं जो एक बोलते हैं ना कि वो एक बुक है जिसका नाम है सीक्रेट, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला गया कि आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे यूनिवर्स में, आप जैसे आपके सपने बुनोगे उसके हिसाब से मैनिफेस्ट करना. हाँ, तो he was that kind of a guy. He was always confident कि मैं इस प्रोडक्शन के साथ काम करूँगा, इस डायरेक्टर के साथ काम करूँगा, मैं ये अचीव करूँगा, मैं वो एंड ही डिड दैट. मतलब सिर्फ बोलना एक अलग बात है और एक्चुअली उसको हासिल करना एक अलग बात है. एंड ही सिर्फ बैठे बैठे उसने नहीं बोला, ही वर्क टुवर्ड्स इट. मतलब आप बोल रहे कि आप बोलने को लोग कुछ भी बोल सकते हैं, और आप अगर घर पे बैठ के सिर्फ बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला. मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है. तो ही वॉज दैट, मतलब जीता जागता वो एक उदाहरण सा सबके सामने कि द वे ही यूज्ड टू वर्क, ही यूज्ड टू ड्रीम, ही यूज्ड टू मेक इट हैपन, एंड ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. जैसे हमने बाद में देखा है कि वॉज क्यूरियस अबाउट द एस्ट्रोनॉमी, अबाउट स्टार्स एंड प्लैनेट्स, अबाउट AI, जो अभी बहुत उसने तभी बोला था कि ही सेड दैट टाइम कि AI आगे आने वाले कुछ सालों में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, हमारे पूरी लाइफ को वो पूरा ये पूरा कर लेगा. तो दैट्स व्हाट ही प्रेडिक्टेड दैट टाइम, और वही हुआ. सो ही वाज वेरी क्यूरियस, वेरी वेल रेड गाय, हमेशा हार्ड वर्किंग, एंड ऑफ कोर्स गुड ह्यूमन बीइंग. वी ऑल मिस हिम. And it was great to spend time with him that time. Wherever he is, may God bless him. Always. And again बोल रहा हूँ, व्यूज़ के लिए नहीं किया. तो सर अब थोड़ा सा ऐसे करियर इनसाइट्स पे आता है सर. करियर इनसाइट्स, आई वांट टू नो कि ऐसा कोई डाइवर्स रोल हो जो आपको करना पसंद हो. पिक एनी कैरेक्टर फ्रॉम एनी मूवी एंड आपको ऐसा लगा हो कि ये रोल मुझे चाहिए था और ये रोल मुझे करना था. ऐसा कोई एक रोल है सर, फ्रॉम फिल्म्स, टेलीविजन्स, थिएटर्स? एक्चुअली थिएटर हम लोग बोलते हैं कि काफ़ी सारे जो माइलस्टोन्स हैं थिएटर में, नट सम्राट है, या ऐसे काफ़ी सारे जो बहुत बड़े एक्टर्स ने जिसको माइलस्टोन बना के रखा है. वो तो हमेशा हमें लगता है कि वैसे अगर हमें करने को मिले तो भी अभी एज वाज सेड कि छावा नाम की भी फिल्म आई है. तो मुझे बहुत फैसिनेशन है. मैं even my school days I used to do historical plays. तो मैं शाहजी, शिवाजी, ये सारे कैरेक्टर्स जो हुआ करते थे तभी प्लेज में, तो I used to play those character. तो छत्रपति शिवाजी महाराज was my idol always. तो उनका अगर किरदार मुझे करने को मिला तो I would be really feel blessed about it, because अब मुझे याद है मैंने स्कूल में जब था तो I had played शाहजी महाराज तभी. एंड अभी छावा फिल्म देखने के बाद मुझे और वो सब वो यादें ताज़ा हुई. एंड आई वुड लव टू रियली डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. हिस्टोरिकल एरा. नाउ व्हेन यू टॉक्ड अबाउट हिस्टोरिक एरा, तो मुझे सर ऐसा लगता है कि आप पे मतलब मेरे डायरेक्टोरियल विजन से और सिनेमेटोग्राफिकल विजन से मुझे ऐसा लगता है कि you and I should do a monologue or maybe a monologue short film, or maybe जैसे हमने वो मनातली वारी किया था उस हिसाब से वीर सावरकर के ऊपर. I can मतलब as from a directorial vision I feel like वीर सावरकर with your voice and narration. Correct. I feel one monologue of वीर सावरकर you would be doing very crazily. Sure. मुझे I would love to, because उनका जो त्याग है, उनके जो विचार हैं देश के प्रति, दैट इज़ अनमैचेबल. मतलब मतलब कोई भी इंसान किस हद तक अपनी मातृभूमि के लिए त्याग कर सकता है, उसके प्रति प्रेम उसका हो सकता है, उसका वो जीता जागता मतलब तो जो एक उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे उन्होंने इतना
2 बार काला पानी जो सज़ा उनकी हुई उनको हुई, वो कैसे उन्होंने सहन किया होगा, बिकॉज़ हमने जो फ़िल्म देखी उसमें पता चलता है कि ये इनह्यूमन है, मतलब ये कोई साधारण इंसान ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। करेक्ट उन्होंने किया उसको, उसके बाद वहाँ से बाहर निकले, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को प्रेरित किया। काफ़ी सारे ये वो विजनरी आगे आने वाले समय के लिए भी उन्होंने आगाह किया कि आगे क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनके बहुत सारे डिफरेंट फैसेट्स ऑफ हिज पर्सनालिटी Correct. आर देयर। तो वो कवि मन के भी थे, उनकी कविताएं काफ़ी उन्होंने रचना कविताएं की। तो ये सारी चीज़ें हैं उनकी, जो उनकी वो एक एज अ कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग। तो वीर सावरकर इज एक मोनोलॉग, अगर ऑडियंस प्लीज बताइए सर, आप भी ऑडियंस को बोलना कि इफ यू फील लाइक कि हम दोनों कोलैबोरेट करके वीर सावरकर का एक मोनोलॉग बनाए, तो आप मुझे ज़रूर बताना है कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। एंड अगर यहाँ पे ऐसे 150 से भी ज़्यादा कमेंट आ गए अबाउट वीर सावरकर, देन वी विल डेफिनेटली डू इट एंड सर वी विल रिप इट ऑफ। श्योर। सो सर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, आई मीन थिएटर, टेलीविजन और फिल्म? ये काफ़ी सारा लोग पूछते हैं कि इसके बारे में कि क्या आपको पसंद, बिकॉज क्या है ना, इट्स अ टोटल डिफरेंट मीडियम। अब हर एक मीडियम की अपनी अपनी खासियत है कि थिएटर में काम करना, सीरियल में करना और फिल्म में करना, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको करना अभिनय ही है, एक्टिंग ही करनी है, बट उस माध्यम से जुड़ने के बाद आपको उस तरह की एक्टिंग जो उस माध्यम को सूटेबल हो, उस मीडियम को सूटेबल हो, उस तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है। बट आई ऑलवेज प्रेफर, बोल सकते हैं कि थिएटर में जो है इट्स अ जहाँ पे रीटेक नहीं मिलता, देयर इज नो रीटेक। एक बार मुझे ये भी फील होता है हमेशा कि थिएटर में एक्टर इज द किंग, बिकॉज एक बार आप स्टेज पर चले गए तो आपको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। मतलब इनिशियली आपको डायरेक्टर समझा सकता है, ये हो सकता है वो सकता है, बट व्हेन यू गो ऑन द स्टेज, वो पूरा अवकाश जो है करेक्ट वो उसका हो जाता है, करेक्ट एक्टर का। तो वो जो अभिनेता है वो पूरा उस अवकाश को अपने में संभाल लेता है और फिर वो इनैक्ट करता है उस कैरेक्टर को। तो वो बहुत चैलेंजिंग है ऐसा मुझे लगता है। ऑफ कोर्स एक्टिंग एज अ होल इज़ अ डैम टफ जॉब। वो फिर आप एक्टिंग थिएटर में करो, सीरियल में करो या फिल्म में करो। अभी सीरियल में जैसे कहते हैं कि टफ इसके लिए है कि अभी डेली सोप के ज़माने में आपको सुबह आप सेट पे आते हो, आपको हाथ में एक थप्पी में थमा देते हैं कि ये आपके आज के सीन है, तो 10 मिनट में आपको उसको पढ़ना भी है, उसको बाय हार्ट भी करना है और उसी शिद्दत से, उसी ताकत से परफॉर्म भी करना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है एज एन एक्टर, बिकॉज थिएटर में आपको 1-2-2.5 महीना आपको रिहर्सल्स के मिलते हैं, जहाँ पे आप रिहर्सल करते हो उस कैरेक्टर ग्राफ को समझ के फिर आप करते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये एक स्किल है करेक्ट किसी भी एक्टर की। करेक्ट। वैसे भी फिल्म में वैसी है कि अलग एक उसका मीडियम अलग है, तो वहाँ पे वो एक अलग ढंग से आपको परफॉर्म करना पड़ता है। मार्किंग्स भी होती है ना सर वहाँ पे? मार्किंग्स होती हैं, लाइट का आपको एक होश होना चाहिए कि आप ये लाइट, अगर मैं इसके सामने चला गया इस कैरेक्टर, तो वो मैं लाइट कवर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इट्स अ मल्टीटास्किंग थिंग एक्चुअली। फॉर एन एक्टर इट्स अ मल्टीटास्किंग थिंग। मतलब आप मार्किंग भी देख रहे हो, लाइट्स का भी अंदाज़ा ले रहे हो, डायलॉग भी आपके मन में चल रहा है कि क्या करना है, एक्सप्रेशंस भी देने हैं, किसके लाइट कट भी नहीं करना है। और अभी तो खैर वो हो गया है, पहले ज़माने में फिल्म पे शूट हुआ करता था 16 mm वगैरह, जिसपे बहुत आवाज़ आती थी, रील की आवाज़ आती थी कैमरा में। सो जब एक्शन बोलने होते तो वो साउंड ऑन जब होता तो बहुत आवाज़ करता था, तो वो एक साउंड आपको पचाते हुए वो डायलॉग बोलने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जो मतलब मल्टीटास्किंग थिंग। सो इट्स अ टफ जॉब wherever you do it, in theater, serial or films, it's a tough job, and to adapt to that medium is the skill of an actor. सो सर आपने मेरे सवाल का काफ़ी परफेक्टली जवाब दिया है। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट आंसर। सो सर अगला सवाल मेरा ऐसा है, फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, ये जो चक्कर है जहाँ पे एक्टर्स को फेस कट या कलर वाइज, लुक वाइज टाइप कास्ट कर देते हैं, मेरे हिसाब से एक्टर कैन परफॉर्म एनी रोल। श्योर,
वेरी ट्रू। एक्चुअली क्या कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपका प्रोजेक्ट कोई सुपर हिट हो जाता है या फिर किसी एक्टर का कैरेक्टर बहुत फेमस हो जाता है, तो पीपल टेंड टू कैपिटलाइज और कैश ऑन दैट, विच इज़ ओके, विच इज़ राइट, दैट्स कोई बुरी बात नहीं है उसमें। बट उस चक्कर में क्या होता है, एक्टर उसी लूप में फंस जाता है कि वही दोहराने लगता है, कि वही चीज़ें बार बार करने लगता है, और फिर जिसके हम बोलते हैं कि वो टाइप कास्ट हो गया, या फिर उसी एक जॉनर में, उसी एक जोन में वो रह जाता है काफ़ी सालों तक। और फिर अगर वो चीज़ें हिट हो जाती हैं बार बार ना, फिर एक्टर खुद इनसिक्योर हो जाता है कि भाई शायद अगर मैं इसको चेंज करूं और हिट नहीं हुआ तो फिर दैट माइट इम्पैक्ट माय करियर एज एन एक्टर। और फिर वो अगर वो फ्लॉप हो गया वो, या फिर वो हिट नहीं हुई, फिल्म हिट नहीं हुई, तो फिर शायद आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो पीपल ट्राई टू प्ले सेफ, दैट इज़ ओके, और गलत बात नहीं है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्टर्स शुड ट्राई एक्टर्स इन डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ़ यू सी ओम पुरी साहब अर्धसत्य भी करते थे उन्होंने की, और उन्होंने चाची 420 में या फिर हेरा फेरी में आउट एंड आउट कॉमेडी, मतलब उस कैरेक्टर के डिमांड के हिसाब से उन्होंने काम किया। सो सी द रेंज। लोग पहले समझते थे कि ओमपुरी साहब सिर्फ और सिर्फ सीरियस और ड्रामेटिक टाइप ऑफ रोल कर पाएंगे, बट एज अ गुड एक्टर, जैसे मैं बोला कि अनुपम खेर जी भी हैं, वो मतलब आप डॉक्टर डैंग ले लो, या फिर सारांश ले लो, या फिर हम आपके हैं कौन ले लो, या फिर लम्हे ले लो, वर्सेटाइल एक्टर, मतलब इतनी वैरायटी। अपने ये परेश रावल साहब देखो, सच मतलब वो गुरखा भी कर रहे हैं, वो तेजा भी कर रहे हैं, वो अलग अलग, मतलब हेरा फेरी में बाबूराव का स्टाइल है कर रहे हैं। तो सी द वैरायटी, सी द रेंज ऑफ एन एक्टर। तो ये सारे फैंटाबुलस एक्टर्स हैं यहाँ पे, जिनको आई शुड से कि वो हम बहुत भाग्यशाली हैं, और वो भी हैं खुद एक्टर्स की, उनको इतनी वैरायटी करने को मिली और हमें देखने को मिली। सो अगर आप किसी भी अच्छे एक्टर को कुछ भी दे दो तो अच्छा ही परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, और 90% वो अच्छा कर लेगा उसमें। करेक्ट 10% सी इट इज़ ह्यूमन, हम कोई मशीन नहीं कि आप उस चीज़ को डालो अंदर वो ऐसे बाहर आ जाएगा। हाँ। तो वो हो सकता है, एरर हो किसी से भी हो सकता है, बट 90% अच्छे एक्टर्स अलग अलग किरदार को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। तो आई थिंक इट्स अप टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑल्सो कि आप उस एक्टर को कैसे ट्राई करते हैं अलग अलग इसमें। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अगर एग्जाम्पल दे तो विकी कौशल साहब को उरी में उन्होंने एक अलग किस्म का कैरेक्टर किया जो एक इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, और छावा में अभी उन्होंने टोटली एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर, छत्रपति संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर किरदार उन्होंने निभाया। तो इस टाइप के जो क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा रिस्क लेना, जो रिस्क फैक्टर है वो लेना चाहिए, और अगर बिकॉज दैट हेल्प्स इन प्रूविंग योर वर्सेटिलिटी, एंड इट ऑल्सो गिव्स द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स अ डिफरेंट एंगल ऑफ योर फैसेट। आप एक एक्टर बन के आप क्या क्या कर सकते हो, डिफरेंट विजन्स टू लुक एट एक्टर। तो आई थिंक टाइपकास्ट होना ये बहुत आम चीज़ है, बिकॉज होता है, बिकॉज कई बार आपकी कुछ कैरेक्टर्स सुपर हिट हो जाते हैं और आपको आदत पड़ जाती है उसी टाइप के कैरेक्टर्स में डल जाने की और देने की, और लोग भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसे ही वो करेगा। बट जब आप कुछ टोटली ड्रास्टिकली अलग करते हो तब आप ऑडियंस भी चौंक जाती है कि अरे क्या कर लिया इस बंदे ने, कैसे कर लिया ये। सो दैट्स द होल थिंग। आई थिंक एक्टर तो कोशिश करता ही है कि ऐसा अलग अलग निभाएं वो एक किरदार, बट एट द सेम टाइम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी वो रिस्क लेना चाहिए एक्टर्स पे। सर, डू यू बिलीव इन मेथड एक्टिंग? टू अ सर्टेन पॉइंट, यस, बिकॉज मेथड एक्टिंग मतलब पूरी तरह उसको घुसना उसके अंदर और वो सब करना, इस पे मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं मानता हूँ बहुत ज़्यादा। बट टू अ पॉइंट, यस, आप उस कैरेक्टर को इंटरनलाइज कैसे करते हो और उसको किस तरह से निभाते हो, अल्टीमेटली वो बहुत मैटर करता है। तो कभी कभी चीज़ें स्पॉन्टेनिटी भी मायने रखती है, डिमांड करती है। अब बहुत बार कई एक्टर्स का ऐसा है कि जो
मुझे बहुत पसंद है, जो वो इतना अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं उस कैरेक्टर को कि जब वो परफॉर्म करते हैं वो लगता है कि स्पॉन्टेनियसली कर रहा है बंदा. सो द ईज इन दैट मेथड एक्टिंग इज़ व्हाट इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन, कि आप उस प्रिपेयर भी करके आ रहे हो कि ऐसे मुझे इस सीन को ऐसा करना है, फिर इस कैरेक्टर को ऐसे निभाना है, और वो जो आपने तैयारी की है वो बिल्कुल दिख नहीं रही है, वो बहुत स्पॉन्टेनियसली, बहुत आसानी से फ्लो हो रहा है वो आपके अंदर से. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट, Correct. दैट ऐसा मुझे हमेशा से लगता है. Sir, what has been the like the toughest role or maybe a biggest challenge आपको कोई रोल करते हुए आपको लगा हो कि नो इट वाज द वन ऑफ द चैलेंजिंग रोल ऑफ योर लाइफ? ऐसा कोई एक रोल है जो आपको लगा बहुत ही चैलेंजिंग हो? बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग देखा जाए तो, जब मैंने कहा इनिशियली, जब मैं 4 दिवस सासू से वो शो कर रहा था, उसमें एक पॉइंट पे ऐसा था कि जो प्लेइंग द लीड, और वो रवि नाम का जो कैरेक्टर था मैं प्ले कर रहा था, ही लूजेस हिज मेंटल बैलेंस. तो उसमें वो उसकी जो मानसिक अवस्था है वो दिखाना एक बहुत, मतलब वो पागल भी नहीं है पूरी, मतलब वो ही इज़ नॉट लॉस्ट इट ऑल टुगेदर, और वो पूरी तरह क्या बोलते हैं इसको, सेंसेस में भी नहीं है. तो जो बीच की जो एक थिन लाइन जो होती है दोनों के बीच वाले, वो दिखाना बहुत एक चैलेंजिंग था. और अब मैं एक शो कर रहा हूँ जिसका नाम है डोरी, जिसमें आई एम प्लेइंग अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन. वो कैरेक्टर है जहाँ पे आई हैव टू प्ले विजुअली चैलेंज्ड मैन विथ आइज ओपन. मैंने दे ट्राइड कि हम लोग जब ट्राई कर रहे थे कि कैसे उसको निभाया जाए, कैसे उसको किया जाए, तो वी ट्राइड विद द ब्लैक ग्लेयर, ब्लैक स्पेक्स, ब्लैक गॉगल्स. तो मैंने सोचा अगर ब्लैक गॉगल्स से करना है तो फिर क्या मज़ा है, एज एन एक्टर इज नो चैलेंज. द चैलेंज इसी में है कि आप ब्लैक गॉगल्स उतार के आप एक आइज़ ओपन करके कैसे आप लोगों को बता पाएँ कि ये बंदा विजुअली चैलेंज है, देख नहीं पा रहा है. तो आई वॉज वो थोड़ा सा आई डिड थोड़ा बहुत स्टडी करके उसको, उसमें थोड़ा सा एक चैलेंज लगा मुझे कि ये इस तरह से निभाना, किस तरह से आप उसको क्या बोलते हैं जस्टिस दे पाएंगे उस कैरेक्टर को, लगे भी कि ये दिस व्हाट आई जनरली डिड, कि ये लगे भी कि वो देख भी नहीं पा रहा है, लेकिन आंखें तो खुली हैं उसकी, बट अब क्या करें, ऐसे तो निभाना तो पड़ेगा, अब क्या करें. तो दैट्स Great, sir. that's वो थोड़ा सा एक टफेस्ट पोर्शन था. when you perform right now, वो आंखों में एक बार पानी भी आता है. तो सेट्स पे सर जो भी सिनेमेटोग्राफर डीपी होगा उन्होंने तो काफ़ी लिट किया होगा, बिकॉज द सेट इज यूज्ड एंड वी हैव टू लिट. सो वो आपकी आंखों में लाइट्स भी लगती है एंड इट गेट्स वाटर या एक्चुअली वो जब लंबे सीन होते हैं ना, तो मुझे थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, मतलब तो आप डीओपी के साथ डिस्कस करते हो? डीओपी नहीं, इतना नहीं डिस्कस होता है, बट क्या होता है अभी करना है तो करना है. अभी नाउ वी हैव एक्सेप्टेड द रोल, एंड इफ इट्स अ लॉन्ग सीन, अब जब जो सीन कट हो जाता है तो क्लोज लगते हैं तो यू कैन एडजस्ट, छोटे छोटे चंक्स में होता है. बट इट्स अ लॉन्ग सीन, यू हैव टू बी इनटू दैट कैरेक्टर, तो थोड़ा बहुत तो दर्द होता है, थोड़ा सा अफेक्ट होता है. दैट्स ट्रू. करेक्ट. अमेजिंग सर, एक्टिंग स्किल्स भी दिखा दिया आपने और सवाल का जवाब भी दे दिया. सर आपको इंडस्ट्री में 2 decades हो गए, मराठी एंड हिंदी, एंड यू हैव बीन इन वर्किंग इन बोथ द इंडस्ट्री, स्विचिंग. तो सर ऐसे क्या चेंजेस आपको आपके स्टार्टिंग के डेज में लगे और अभी के, व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट यू हैव सीन? नेम देम 1 or 2, मतलब ऐसे कोई 2-3 चेंजेस जो आपको लगे मेजरली, पूरा परफॉर्मेंस या द वे एवरीथिंग वर्क्स हैज़ बीन चेंज्ड, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, एक्चुअली क्या है, परफॉर्मेंस वाइज तो क्या सी, आपको एक्टिंग ही करनी है कहीं भी जाके, मतलब आप थिएटर करो या सीरियल या पे, तो इट्स लाइक टेक्निकली आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. व्हेन यू आर इनटू व्हेन द कैमरा कम्स, तो कैमरा के साथ बहुत चीज़ें आती हैं, लाइट्स आता है, माइक आती है, ये सब आते हैं, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. इन थिएटर ऑल्सो, कभी थिएटर में भी आप देखोगे तो देयर आर सम फोकस लाइट्स, देयर आर सम तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जब आप वो परफॉर्म करो तो ये लाइट आप पे पूरी तरह आ रही है कि नहीं. तो आप लास्ट
जो रो में बंदा बैठा है आपको देख रहा है वहाँ तक आपकी बात पहुँच रही है कि नहीं. सो व्हेन यू से योर डायलॉग्स उसका प्रोजेक्शन आपको अभी तो खैर पीपल आर यूजिंग लेपल माइक्स फॉर उस ज़माने में नहीं, हमसे तो पहले बहुत ज़माने में तो वो भी नहीं था. हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी. बट अभी चीज़ें आई थिंक प्रोडक्शन लेवल पे काफ़ी चेंजेस हुए हैं. जब पहले इफ यू सी जब हम शोज़ करते थे बाहर जाके वगैरह तो ठीक से होटल्स भी नहीं करते थे, टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं थे. अभी तो खैर बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है सब जगह. मतलब तो ये प्रोडक्शन लेवल पे डायनामिक्स चेंज हो गए. डायनामिक्स वो थोड़ा से चेंज हुए हैं. और एक बहुत बड़ा एक जो एक क्या बोलते हैं उसको एक चीज़ आई हुई है जो है सोशल मीडिया. तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क उसकी वजह से पड़ा है. करेक्ट. कि आज भी लोग बोलते हैं कि आज हम भी आते हैं कि जब कास्टिंग होती है तो लोग पूछते हैं कि तो ऑडिशन तो पूछते हैं बट उसके साथ साथ आते हैं कि प्लीज़ शेयर योर इंस्टा आईडी और एफबी आईडी एंड प्लीज़ लेट अस नो हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव. तो ये है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आई थिंक हो सकता है. बिकॉज अभी इन्फ्लुएंसर्स नाम की एक नई कैटेगरी आ गई है एक्टर्स के साथ साथ. Okay. तो इन्फ्लुएंसर्स भी एक्टर्स बन रहे हैं, एक्टर्स भी इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं. सो इट्स अमलगेमेशन ऑफ फॉर सो मेनी थिंग्स. तो वो जैसे मैंने पहले बोला कि चेंज इज ओनली कांस्टेंट. फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको रोल मिलता है. वो होने लगा. अब क्या करें, मतलब कुछ लोग वैसा सोचते हैं कि बट अल्टीमेटली पता चलता है कि वो अगर रियली टैलेंटेड है तो वो कर पाएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं टिक पाएगा. बिकॉज अल्टीमेटली आपको परफॉर्म करना ज़रूरी है और टिके रहना ज़रूरी है. करेक्ट. तो आप अगर नहीं कर पाए तो आप नहीं टिक पाओगे. एक वॉर जो होता है हमेशा कि ये वर्सेस वो वर्सेस ये. डू यू बिलीव मराठी सिनेमा इज बेटर देन बॉलीवुड? आई मीन इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. ऑब्वियसली बॉलीवुड अपनी जगह है, वो अपनी जगह है. हाँ, बट व्हाट डू यू प्रेफर? उनकी खूबसूरती अलग अलग है दोनों इंडस्ट्रीज की. बट एक्चुअली मैं कहूँगा कि जिस टाइप के वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स मराठी में हैं वो उतने ज़्यादा बॉलीवुड में उतनी रेंज नहीं है. ऐसा मैं वोकल नहीं है उतने. हाँ, बिकॉज स्पेशली इफ़ यू सी महाराष्ट्र में मराठी कल्चर में नाटकों का बहुत बड़ा हिस्सा है. आज भी हम जब मराठी ऑडियंस नाटक देखने जाती है तो पूरे फैमिली के साथ एक इवेंट के लिए जा रही है, किसी फंक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं. ऐसा एक फील होता है कि हम नाटक देखने जा रहे हैं. और वो जो ऑडियंस है वो बहुत ही सुलझी हुई ऑडियंस है. वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी जब आप उसको कोई मीडियोकर प्ले दोगे तो वो. बिकॉज जिस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स मराठी थिएटर में हो रहे हैं स्पेशली आर वेरी अहेड ऑफ टाइम में. बहुत ज़्यादा लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उस पर काम हो रहा है. अलग अलग फॉर्म्स आ रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है. तो आई थिंक सब्जेक्ट वाइज यस काफ़ी वैरायटी मराठी इंडस्ट्री में है. बॉलीवुड में स्पेशली बिकॉज ऑफ द बजट उस बहुत फ़र्क पड़ता है. मतलब अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ मराठी में भी और अगर मेरे पास वो बजट नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा मराठी में. आई हैव टू टेक दैट सब्जेक्ट, convert into maybe into Hindi or some other thing and then do that उसको उस तरह से ढाल के मुझे वो करना पड़ेगा. Because budget is a big constraint because ultimately Marathi becomes a regional language. मतलब कुछ हिस्सों में वो देखी जाएगी, महाराष्ट्र में कहो या बाहर भी कुछ हिस्सों में देखी जाएगी. बट हिंदी एज वी नो इट्स अ यूनिवर्सल, सब जगह पूरे विश्व में लोग देखते हैं, सुनते हैं. तो उसके लिए ऑडियंस वो होता है, इसके लिए बजट भी ज़्यादा होते हैं. तो दैट्स अ बिग कंस्ट्रेंट विच मराठी फिल्म्स गो थ्रू. बट जितने अवेलेबल बजट में जितना बेस्ट काम कर सकते हैं, बेस्ट जो अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसको पेश किया जा सकता है, उतना करने की कोशिश करते होता है. सर अभी आते हैं OTT की तरफ. OTT ने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्टर को ओपन अप और करके दी है. बट वही फिर हम जब डिस्कस कर रहे थे वो इन्फ्लुएंसर वाला फैक्टर, आई हैव सीन एक बहुत सारी ऐसी सीरीज़ या कोई ऐसी OTT फिल्म होती है जहाँ पे
influencers come actors and proper actors. They both are put in one table or maybe one glass and they create a content. तो सर जब ये वाइसा वर्सा हेल्प होता है, आपको क्या लगता है एक्टर्स आर पुलिंग ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एज अ कैरेक्टर? सेकेंड, OTT की वजह से आपको क्या लगता है एक्टर और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है या कर पा रहा है? डेफिनेटली एक्चुअली OTT एक रेवोल्यूशन लेके आया है एक्चुअली देखा जाए तो, बिकॉज स्पेशली आफ्टर द कोविड एंड द लॉकडाउन लोगों को घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट देखने का एक ज़रिया मिल गया. और नॉट ओनली दैट, उसके ज़रिए वो वर्ल्ड एंटरटेनमेंट देखने लगे हैं. करेक्ट. मतलब आज आप कोरियन ड्रामा देख रहे हो, आप US का ड्रामा देख रहे हो, आप टर्किश ड्रामा देख रहे हो, नो वर्ल्ड वाइड फुल वर्ल्ड इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ रिमोट कंट्रोल एंड यू कैन ईजिली वॉच दैट कंटेंट. और नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट इंडिया में भी वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस. तो अलग अलग लैंग्वेजेस की, बंगाली, तमिल, मलयालम, अब मलयालम इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है. नेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं उनके फिल्म्स को, अलग अलग उनके सब्जेक्ट्स को लेके. सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी सब्जेक्ट्स अवेलेबल एट अ क्लिक. वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन. अब ऐसी फिल्में जो है जहाँ पे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं, बहुत बड़े पैमाने पे, RRR जैसी फिल्में हैं या फिर बाहुबली जैसी फिल्में हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे की हैं, जो जिसको थिएटर में ही देखने में मज़ा है. वो मज़ा आप टीवी के छोटे स्क्रीन पे या फिर मोबाइल के छोटे से स्क्रीन पे नहीं देख, वो मज़ा नहीं ले पाओगे, वो फील नहीं आएगा. वो आपको एक टोटल कॉम्पैक्ट थिएटर में बैठ के कंसंट्रेशन से वो सारे सीन्स देख के वो मज़ा तभी आता है जब आप थिएटर में देखते हो. तो ये है. बट एक ऑप्शन आ गया है लोगों के पास. और OTT का सबसे बड़ा ये हुआ है कि OTT के स्टार्स अब देखोगे अलग हो गए हैं. स्टार्स ऐसा हो सकता है कि वो शायद जो मेजर अच्छे, दे आर गुड एक्टर्स बट दे आर नॉट स्टीरियोटाइप्ड हीरोज फॉर फिल्म्स. करेक्ट. उनको अब यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो गया. दे आर एक्सप्लोरिंग बिकॉज एंड एक्सप्लोडिंग. या एक्चुअली बिकॉज अब आप देखोगे ये होने लगा है. और अब ये भी होने लगा है कि जो प्रॉपर हीरोज हैं फिल्म्स के, वो भी OTT में आने लगे, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ OTT ऑप्शन. किल ही हो रहा है वो तो. आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रीजनल सिनेमा? सो अगर मैं पर्सनली बात करूँ, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मराठी सिनेमाज, बट आई एम वेरी वेरी बिग फैन ऑफ मलयालम सिनेमाज. आई वॉच मल्लू सिनेमाज लाइक क्रेजी. मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी बिंज वॉच में मलयालम सिनेमा ही होता है सिर्फ. एंड मराठी का सब कुछ देख चुका हूँ अभी तक कंटेंट. एंड मराठी में वैसे अब कंटेंट प्रोड्यूस हो तो देखने में भी मज़ा है. सो व्हाट डू यू फील, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ मराठी सिनेमा और मराठी इंडस्ट्री? एक्चुअली फ्यूचर के बारे में कहने वाला मैं कोई बहुत स्टॉलवर्ट नहीं हूँ या फिर मैं टिप्पणी करने के लायक इतना बड़ा भी नहीं हूँ. बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ इज़ एज आई सेड कि अभी एंटरटेनमेंट का एक्सप्लोजन हो गया है. सब तरह से इतना कंटेंट आ रहा है. रील्स भी बन रहे हैं, सोशल मीडिया भी चल रहा है, शॉर्ट फिल्म बन रहे हैं, OTT बन रहा है, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस के पॉडकास्ट बन रहे हैं अलग अलग लोग. हर गली कुछ में पॉडकास्ट शुरू हो गए हैं. करेक्ट. सो पीपल आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स कि वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो, पता नहीं क्या हिट हो जाए. पीपल आर, मैं अब शॉर्ट फिल्म भी कर रहा हूँ, मैं OTT भी कर रहा हूँ, मैं फिल्म मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या हिट हो जाए उसमें से. सो पीपल आर ट्राइंग एवरीथिंग. बट अभी मराठी में क्या हुआ है कि एज आई सेड इट्स रीजनल लैंग्वेज, बट जब तक उस पर कुछ मोहर नहीं लगती कि ये मे बी नेशनल अवार्ड विनिंग है या फिर इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक्टर ने बाकमाल काम कर लिया, गाने वायरल ना, गाने वाले, हाँ, ऐसा कुछ हो तो फिर लोग जाके देखते हैं उसे. बिकॉज एज यू सेड राइटली कि अभी पहले क्या हुआ करता था, मलयालम, तमिल, तेलुगु मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं क्यों देखूं, ऐसा था. बट आज सबटाइटल्स और डबिंग की वजह से सब अवेलेबल होने लगे. तो आई कैन ईजिली वॉच एनी. अब मैं आवेशम भी देख सकता हूँ, अट्टम भी देख सकता हूँ, मंजूमेल बॉयज़ भी देख सकता हूँ. तो ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल होने लगी हैं. और अगर मुझे ऐसा लगे कि बाबा यहाँ पे इस लैंग्वेज में या फिर वहीं पे अच्छा कंटेंट हो रहा है, हाँ. तो मैं वो भी देखूँ ना कि मैं एंटरटेनमेंट. सी अल्टीमेटली
यू हैव टू गेट एंटरटेन्ड. करेक्ट. अब वो एंटरटेनमेंट आपको मराठी फिल्म से मिल रही है या इंग्लिश से मिल रही है, OTT से मिल रही है, फिल्म से मिल रही है या मलयालम फिल्म से मिल रही है, आप यू नेवर नो. अब ऐसा दौर हर एक इंडस्ट्री का आता है. एक दौर ऐसा था जहाँ पर मराठी फिल्में ही नेशनल अवार्ड्स मतलब जीत रही थी बैक टू बैक, बिकॉज कंटेंट वैसे आ रहा था. अब दौर मलयालम फिल्म का चल रहा है कि ऐसा अच्छा. अब तेलुगु फिल्म में सुपरहिट होने के मामले में वो आगे बढ़ गए हैं बिकॉज मल्टीपल उनको फॉर्मूला मिल गया है. हाँ, पुष्पा चल गई, बाहुबली, RRR, ये सारी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वाले वो मतलब उस पैमाने पे फिल्म करने वाले वो एक अलग इंडस्ट्री बन गई. करेक्ट. तो एक हर एक जन अपना अपना यू नो दे आर ट्राइंग टू कि सी यू नेवर नो एज अ सेड कि कोई फार्मूला नहीं है बना हुआ कि ये करोगे तो ही फिल्म हिट होगी या इसको लोगे तो हिट होगी. आज वो नहीं रहा है. एक एक्टर फलाना एक्टर को लेने से फिल्म हिट हो जाएगी, ये फॉर्मूला है ही नहीं अभी. अगर कंटेंट इज द किंग नाउ, तो अगर आप फलाना किसी अननोन एक्टर लेके भी आप अगर उसको अच्छा कंटेंट दोगे फॉर एन अननोन एक्टर बट इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली, पता नहीं वो हिट हो जाए. So अभी केदार शिंदे की फिल्म आ रही है. There is this one झापुक guy, झुपुक, yeah. झापुक झुपुक with सूरज चौहान, Yeah. who I think who won OTT ना, He won the Marathi Big Boss. मराठी yeah, बिग बॉस. मराठी बिग बॉस ही वन एंड उसके बाद उनको फिल्म मिल गई. सो केदार शिंदे, ऑब्वियसली आई एम अ केदार शिंदे फैन. आई हैव सीन जत्रा एंड उनकी काफी ऐसी अगवाई फिल्म है, अरिचा. अगवाई अरिचा. देयर आर सो मेनी फिल्म्स दैट आई कांट इवन रिमेंबर, बट पूरा अभी चाइल्डहुड जो उनसे अच्छी गया. फिल्म की बहुत अच्छी बढ़िया फिल्म आई थी. महाराष्ट्र साई नहीं उनकी वो महाराष्ट्र के बाद आई थी बाईपण भारे दिवा. बाईपण भारी देवा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वो बहुत अच्छी एज अ सेट. करेक्ट. अभी अपनी बात निकली है तो वही है कि अभी बाईपण भारी देवा इज वो वाज सच अ फैंटास्टिक फिल्म. इट वाज बेस्ड ऑन वुमेन. Can you tell me that one book or one film which has impacted your life as a viewer, as a reader? अशी बनवा उनमें नाम की एक फिल्म थी. Correct, correct. And I think that was one of the very beautiful film which I makes impact on me because हम सिर्फ बोलते हैं कि सीरियस फिल्में ही अच्छी नहीं होती हैं. कॉमेडी फिल्में जो जिसमें एक डे टू डे हमारी ज़िंदगी से जो जुड़ी हुई होती हैं, हमारे रूट्स से जुड़ी हुई होती हैं, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई होती हैं, वो फिल्में भी बहुत बेहतरीन होती हैं. Correct. जैसे अशी बनवा बनवी वॉज वन ऑफ द मेजर हिट फिल्म ऑफ दैट ईयर एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस, फैंटास्टिक स्क्रीन प्ले और इतना बढ़िया प्लॉट था उस फिल्म का कि आज तक मैं उस फिल्म को किसी भी पॉइंट से देखूँ ना तो मैं आई एंजॉय दैट फिल्म. अशोक मामा, सचिन जी, लक्षा मामा, एवरीवन वाज फैंटास्टिक. मतलब जिस तरह से कॉमिक टाइमिंग, नॉट ओनली कॉमिक टाइमिंग, उसके जो अंडरलाइन जो चीज़ें थी दोस्ती के बारे में, प्यार के बारे में, आज का जो जनरेशन यूथ है वो किस तरह से इससे गुजर रहा है चीज़ों से, उनकी मानसिकता, तो ये सारी चीज़ें उसमें थी. सिर्फ कॉमेडी नहीं था उसमें, सो दीज थिंग्स वर देयर. सो अंडरलाइन जो लेयर्स होते हैं उसकी, तो मल्टी लेयर्ड फिल्म ऐसा जिसको बोल सकते हैं. तो इट वॉज वेरी वेल मेड फिल्म एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म विच आई हैव सीन. अंगूर नाम की एक फिल्म है गुलजार साहब की, जिसमें वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स संजीव कुमार जी हैं. उसमें डबल रोल है. संजीव कुमार जी का डबल रोल है और अपने देवेंद्र वर्मा जी उनका डबल रोल है. So it's a double role film. It was taken from Shakespeare's Comedy of Errors उस पर से. तो सर अगर आप छुट्टी पर होते हो या इफ़ यू हैव अ हॉलीडे और मे बी यू हैव अ गुड ब्रेक, सो आपका दिन कैसा है? व्हाट डू यू डू? यू ट्रैवल और यू बी एट होम, यू चिल विद फैमिली, व्हाट डू यू डू? Traveling is a fantastic option actually because traveling से बहुत रिफ्रेशमेंट, एक तो आपको यू गेट योरसेल्फ रिफ्रेश्ड, एक और दूसरा आई लव कनेक्टिंग विद नेचर. ज़्यादा आप जितना नेचर के करीब जा पाओगे, जितना उनके साथ एक रूप जिसको बोलते हैं, एक होने की कोशिश करें, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग. एंड ट्रैवल से यू एक्सप्लोर द फूड कल्चर, द कल्चर ऑफ द पीपल देयर, द टोपोग्राफी, वहाँ की संस्कृति, ये सब बहुत पसंद है मुझे. आई जस्ट लव इट. एंड घर पे रहना भी मुझे पसंद है.
घर पे आई जनरली माई डे स्टार्ट्स विथ आई गो टू द जिम और आई गो फॉर अ वॉक. इससे शुरुआत करके पेपर पढ़ना थोड़ी देर आराम से. करेक्ट. एक हाथ अगर अच्छी वेब सीरीज़ है तो वेब सीरीज़, सोफे पे चिल करते करते वेब सीरीज़ देखना, ये सारी चीज़ें. बिकॉज घर भी तो एक अपना यू नो हमें उसका आनंद लेना भी आना चाहिए. बिकॉज स्टेइंग बैक एट होम, एंजॉइंग योर यू नो योर हाउस, योर होम, दैट होमली फीलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो इस तरह में भी मेरे दिमाग में ऐसी दो लाइन आई है कि रास्तों पे चलते चलते, रास्तों पे घूमते घूमते मैंने काफ़ी नज़ारे देख लिए. जी. रास्तों पे चलते चलते, रास्तों पे घूमते घूमते काफ़ी नज़ारे देख लिए, लेकिन घर की 4 दीवारों में ना घूम पाया. देखिए, ये है हाल. तो ऐसा ही है कि लोग आई थिंक सारा खेल बैलेंस का है. Correct. आप उसको कैसे बैलेंस करते हो, आप दोनों को किस तरह से दोनों का मज़ा लेते हो, लुत्फ उठाते हो, और ज़िंदगी को जीने की कोशिश कैसे करते हो, वो मैटर करता है. तो सर आप फिटनेस में बिलीव करते हो? आई मीन इंडस्ट्री डिमांड करती है कि द एक्टर हैज टू बी फिट यस, एब्सोल्युटली. और फिटनेस सिर्फ दिखाने के लिए या फिर सिक्स पैक करने के लिए नहीं है. फिटनेस इज अबाउट योर मेंटल फिटनेस एंड योर फिजिकल फिटनेस. बिकॉज जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, यू आर बेड रिडन, आप उठने की मतलब आप वीकनेस आ जाती है. करेक्ट. सो आई थिंक स्टेइंग फिट टू डू योर जॉब इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. कि आप अपनी सेहत को किस तरह तंदुरुस्त रखते हो, बरकरार कैसे रखते हो उस यू नो मेंटल स्टेट को, अपनी फिजिकल स्टेट को, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई फिटनेस लेवल का मेरा जो मायने मेरे लिए है वो है अपने मन को और तन को, दोनों को फिजिकल एंड मेंटली बिल्कुल फिट, उनको तंदुरुस्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया. बिकॉज आज हम सोशल मीडिया अगर खोलते हैं तो इतने सारे केसेस सुइसाइड के, इसके उसके इतने सारे आने जो जिस मेंटल इम्बैलेंस की वजह से ये सब हो रहा है. करेक्ट. मेंटल वीकनेस की वजह से ये सब हो रहा है. तो आई थिंक जितना फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है उतना ही मेंटल फिटनेस भी ज़रूरी है. एंड आई थिंक लाइफ में रिजेक्शन सबके आते हैं. आई हैव बीन रिजेक्टेड एवरीवेयर एंड आई हैव एंजॉयड बीन रिजेक्टेड. व्हाई? इनफैक्ट जो बहुत बड़े लोग अभी हो चुके हैं या हैं अभी भी, दे हैव फेस्ड रिजेक्शन सम पॉइंट ऑफ लाइफ समवेयर, आई गेस. तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर यू नो लाइफ. सो एक्सेप्ट इट, उसमें भी एंजॉय करो और आगे बढ़ो. That's what I've learned throughout the journey कि अच्छा रिजेक्ट किया वो ठीक है. I mean if I pitch any client that like I mostly do advertisement, so when I'm pitching any client and if like doing everything, हमने पिच डेक बनाया, हमने फिर आगे बढ़ी, स्क्रिप्ट बनाया, सब बनाया, एंड एट द एंड व्हेन दे रिजेक्ट स्क्रिप्ट इट फील्स लाइक इतना मेहनत करने रिजेक्ट हो गया. देन आई फील लाइक कि चलो ये कॉन्सेप्ट इनके लिए नहीं है, लेकिन आई कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट समवेयर एल्स. एक्चुअली वही लोग बोलते हैं कि भाई हमेशा ना अगर नहीं हुआ तो आजकल हमारे मतलब एक्टर्स के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं कि वो इसके लिए नहीं हुआ कि आप में खामियां हैं या आप बुरे हो. करेक्ट. या आप नहीं कर पाए. आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हो, बट आप उस रोल के लिए फिट अभी नहीं लग रहे हो. करेक्ट. तो एक्सेप्ट दैट एज अ यू नो कि बाबा उसके लिए मैं नहीं बना था उस रोल के लिए, उसके लिए शायद कोई और ज़्यादा ठीक था मेरे से. तो इट्स नॉट लाइक कि मैं बुरा हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा है या नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं है. इट्स दैट कि उस रोल के लिए या फिर उस पोस्ट के लिए मैं अभी प्रॉपर पर्सन नहीं हूँ. सो दैट्स ओके, दैट्स फाइन. करेक्ट. ऐसे सेल्फ डाउट मत करना कभी कि यस, दैट्स डोंट गो इन सेल्फ डाउट. आई हैव सीन दैट पीपल पुट यू इन सेल्फ डाउट एंड लोग ना ऐसे ढूंढते हैं कि अभी मैं इसको कैसे थोड़ा नेगेटिव वाइब्स दे के इसको ये करूँ, बट यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक श्योर दैट वॉट यू आर डूइंग इन लाइफ यू आर किलिंग इट. तो सर मुझे ये जानना है कि हाउ इम्पोर्टेंट अ लाइफ पार्टनर इज बीइंग एन आर्टिस्ट. डू यू फील कि आपका लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए या बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर एक्टर्स तो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज यू नो सब जानते हैं कि एक्टर्स का जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा
अनिश्चित इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। बिकॉज ऐसा है कि आज काम है, कल नहीं है, परसों फिर से नहीं है, शायद नरसों भी नहीं है। तो ये जो नहीं है वाला जो गेम है वो एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने बात की रिजेक्शन के बारे में, तो वैसे एक एक्टर से के साथ रहना एज अ पार्टनर बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज उसको नॉट ओनली फाइनेंशियली बट उसको समझ पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कई बार जैसे रिजेक्शन के बाद एक कोई वर्कआउट नहीं हुआ प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, गुस्सा आता है। तो ऐसे सिचुएशन में स्पाउस ने, पार्टनर ने हमको समझ के समझ लेना हमको बहुत ज़रूरी होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दिस प्रोफेशन इज सच दैट इट टेस्ट्स यू। आपको आपकी परीक्षा लेता है बार बार, और उसमें से आपको वो जो आग का दरिया है वो पार करके जाना पड़ता है। तो वो आग के दरिया जो है उसको आप किस तरह से उसको पार करते हो। और बिकॉज एक्चुअली आग का दरिया, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि दिन, महीने, कभी कभी सालों तक काम नहीं होता है। तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, स्पेशली मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। और ऐसा हो सकता है, मतलब क्वाइट पॉसिबल। सो इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आपका पार्टनर आपको समझे, हर तरीके से समझे और आपका साथ दे। और वो एक स्ट्रेंथ बन जाए आपके लिए। आपका जैसे मैंने बोला कि कल सुबह उठने के लिए जो एक स्ट्रेंथ, जो पावर लगती है, वो आपके लिए वो बन जाए, वो बहुत ज़रूरी है। ये तो मतलब लाइफ कैसे बैलेंस करना आपने प्रॉपरली बता दिया। एंड ऑब्वियसली वॉट एवर हुएवर योर पार्टनर इज, वो इम्पॉर्टेंट है ही लाइफ में। सो सर, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। व्हेन यू लुक बैक एट योर करियर एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक हियर, व्हाट डू यू फील? आपको कैसा फील होता है कि व्हाट हैव यू अचीव्ड एंड वेयर यू वर एंड नाउ वेयर यू आर? एक्चुअली किसी भी कलाकार को, किसी भी एक्टर को, किसी भी आर्टिस्ट को हमेशा बोलते हैं कि संतुष्ट नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ में। बिकॉज क्या है ना, आर्ट इज़ ओनली आई थिंक प्रोफेशन जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब एक जगह पर पहुँच गया, अब मैंने सब अचीव कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज एवरी टाइम, एवरी डे देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, नंबर ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग अप। और जब आप सोचते हो कि अरे मैंने ये तो किया ही नहीं, मैंने ये तो हासिल किया ही नहीं, तो किसी भी आर्टिस्ट को डेफिनेटली संतुष्ट या नहीं होना चाहिए। बिकॉज एज हमने पहले बात की, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एवरी डे। आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, नया ग्रास्प करते हो। तो मुझे हमेशा लगता है कि आज भी जब मैंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कंप्लीट किए यहाँ पे, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होता है 20 साल टिके रहना इस फील्ड में। बिकॉज कई लोग आते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं, और किसी कारणवश फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। तो उसको पकड़ के रख के सरवाइव करना इस फील्ड में, मुंबई शहर में, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और भगवान की दया से मैं इतने साल, 20 साल यहाँ टिक पाया, इसलिए मैं भगवान का एक्चुअली शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले धन्यवाद देता हूँ उनको कि मैं कर पाया। बट अभी और भी मुझे तो लगता है मैं बहुत कुछ संतुष्ट भी हूँ एक लिमिट में, कि मैं टिका इतने दिनों के लिए, इतने लोगों तक पहुँचा, उनके मन में कुछ समय के लिए घर बनाया। और लेकिन मैं एक तरह से और ग्रीडी या फिर और हूँ कि और हासिल करना है मुझे, और आगे बढ़ना है, और कुछ चीज़ों को टटोलना है। और मैं जैसे बोलते हैं कि आप अब इस फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्शन करना है, या फिर प्रोड्यूस करना है कुछ, या फिर कुछ एक अगर दिमाग में कुछ आता है तो कुछ नया लिखा जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जो अब तक मैंने
वहाँ पर हाथ नहीं डाला है या फिर वो ट्राई नहीं किए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ एक्चुअली क्या है ना, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, बट एक जीवन में आप क्या क्या करोगे हम तो करना बहुत चाहते हैं, लेकिन क्या क्या करोगे? तो जितना कर पाओगे उतना करो। हर दिन काउंट करो, हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करो। जब आज देखता हूँ कि जब मैंने पहली सीरियल गोटिया जो मैंने की थी, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, बिल्कुल नया था, बिल्कुल मैं जानता नहीं था कुछ चीज़ें, और आज जो पहुँचा हूँ आज, तो भी कंपेयर किए हम लोग हर रोज़ सीखते सीखते कुछ ना कुछ बेटर एक्टर, बेटर इंसान बनते जाते हैं। तो ये तो है कि एक पायदान ऊपर आ चुके हैं, बट और बहुत सारा सफ़र तय करना है, और उसके लिए तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट सर। अब हमारे पॉडकास्ट के हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ ही चुके हैं। हाँ, मतलब इस कॉफ़ी की तरह हम पॉडकास्ट के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। यस सर। तो सर एक ये सवाल है, और मे बी एक आई जस्ट वांट टू नो दैट आपने 2 दशक 2 decades you have completed in Yeah. industry in acting field. What is that one advice you want to give to any amateur or any learning actor? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जब सोचते हैं कुछ करने का, तो हमें बहुत अंदर से लगता है कि हम जोश से वो करें वो चीज़ें, बट क्या है ना, स्पेशली इस फील्ड में ग्लैमर का बहुत आकर्षण लोगों में होता है कि यहाँ पर ऐसा होता है, बंगले होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, और इतना पैसा होता है, इतनी चकाचौंध होती है, लोग पार्टियों में जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। बट जब आदमी एक्चुअली उसमें आता है और काम करने की के लिए कुछ शुरुआत करता है, तब उसे पता चलता है कि यार ये सिर्फ ये नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं, जो आपको देखनी पड़ती हैं, आपको सोचना पड़ता है कि ये सब है उसमें। तो सिर्फ ग्लैमर के पीछे मत दौड़िए। तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कुछ सलाह दे पाऊँ, बट आई वुड रियली से कि सबसे पहले अपने आप को आँख लो, आप कितने पानी में हो आप। अब मैं जैसे सोचूँ कि मुझे बहुत लोग आके मिलते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे करना है। Correct. तो मैं बोलता हूँ यार इंटरेस्ट तो मुझे भी है काफ़ी चीज़ों में, मैं प्लेन उड़ाना चाहता हूँ, मैं सर्जरी करना चाहता हूँ, मैं कर पाऊँगा क्या? नहीं, बिकॉज मैं उसमें ट्रेन नहीं हूँ, मैं उसका अभ्यास नहीं किया है मैंने। जब मैं उसका अभ्यास करूँगा, उस चीज़ के पीछे कुछ सीखूँगा, तब जाके मैं उस चीज़ को कर पाऊँगा। करेक्ट। हमारे बहुत बड़े एक्टिंग गुरु या एक्टिंग कोच जिसे बोलते हैं, पंडित सत्यदेव दुबे जी, तो दुबे सर हमें हमेशा बोलते थे कि अगर 10वीं के बाद कोई भी करियर चूज़ करने के लिए आपको 7 साल, मतलब 12th, उसके आगे आप करोगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 5-7 साल लगते हैं, तो एक्टर बनने में आपको उतने साल क्यों नहीं लगने चाहिए? करेक्ट। तो आप सीखो उस चीज़ को। करेक्ट। बॉर्न एक्टर तो नहीं हुआ, हाँ कुछ में बहुत सारे लोगों में इनबॉर्न टैलेंट होता है उस चीज़ को निभाने का, उस चीज़ को करने का, बट आप जब उस हुनर को तराशते हो, उसको सीखते हो, उसको डे बाय डे ग्रो करते हो, चीज़ें देख के परफॉर्म करते करते, तब आपको उस पर हुकूमत आती है, या फिर उसमें आप कुछ बनने के काबिल आप बन जाते हो। तो दुबे जी हमेशा कहते थे कि आपको सीखना चाहिए, उतने साल आपको देने पड़ेंगे। आपको इंस्टेंटली अगर मैं आता हूँ आज कहीं किसी गाँव खेड़े से और मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिलना, ये नहीं हो पाएगा लगता है। तो सर अब रैपिड फायर की तरफ मुड़ते हैं। आई हैव नेवर डन दिस इन माय पॉडकास्ट, एंड आई मीन मुझे काफ़ी नया है, देखते हैं। तो मुझे काफ़ी इंटरव्यू वाइब वाला लगता है, बट नाउ दिस रैपिड फायर इज लाइक मी एंड माय टीम वर सिटिंग, एंड जब हमने डिस्कस किया तो हमें लगा कि हमारे पॉडकास्ट में भी एक रैपिड फायर होना चाहिए। तो सर क्विकली हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं, एंड आई विल आस्क यू क्विक क्वेश्चन। लेट्स गो सर। अ रोल यू फाउंड मोस्ट चैलेंजिंग, नेम द रोल रवि देशमुख। a director or an actor you'd love to collaborate with? अमिताभ बच्चन। Your all-time favorite movie or show? मूवी अंगूर, आंधी, शो सैलाब। One actor you admire to be the most? अमिताभ बच्चन ऑफ कोर्स।
Okay, sir. A dream role you haven't played yet. छत्रपति शिवाजी महाराज. A fan interaction that you will never forget. I was mobbed in a small village in Maharashtra. Almost 15 to 20,000 people were behind me. There was an event happening, and police had to intervene, and they had to push me in their police van, and had to take me away from that venue. And I was really, I mean, mesmerized and felt so nice कि इतने लोग मुझे चाहते हैं. They are, they love me so much, and I took it in my stride. I just love that moment. One word that describes your acting style. Acting style, honest. If not actor, what profession would you choose? I'm an engineer. I would have maybe joined a corporate firm and excelled in my engineering corporate world maybe. The most valuable advice that you have ever received in your life. जो भी करो मन लगा के दिल लगा के करो, शिद्दत से करो. Sir, as I know, just it's a last request. As I know, your father is an actor. So your father might have written some beautiful lines, which I have also read. And do you remember any 2 lines from your father's writing which are like mesmerizing and which has imprinted your mind? ऐसी कोई 2 लाइनें जो आपके दिल में छाप और घर कर गई हो by your father? एक्चुअली वो बहुत दिनों से उनका कुछ पढ़ा नहीं, मैं तो मुझे एक्चुअली इमीडिएटली मन में कुछ आ नहीं रहा है. बट ही एडवाइज मैन वो सिंस ही कम्स फ्रॉम द सेम फील्ड, ही वाज वन पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज ही टोल्ड मी कि अगर तुम सचमुच चाहते हो इस फील्ड में कुछ करना तो तुम 2 साल ट्राई करो. अगर ऐसा लगे कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो तुम वापस अपना जो नौकरी धंधा जो भी करना चाहो तो वो करो. तो 2 साल आप पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से आप यहाँ काम करो. और अगर ऐसा लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, फिर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, फिर ये मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट फिट, तो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को. और उसमें कोई कमी नहीं है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने में. और इट्स नॉट नथिंग लेस कि आप हाँ ठीक है मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं कुछ उसमें हुआ मेरा, तो मैं चला यहाँ पे, मैं डिड समथिंग एल्स और उसमें मैंने एक्सेल किया. तो दैट्स ओके, एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड गो एट. तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक एडवाइस बिहाइंड मी कि जो भी करो मतलब ऐसा बोलो ना कि अगर झाड़ू मारना है ना तो बेस्ट झाड़ू मारो. कि अगर वो किसी ने बोला कि अरे झाड़ू मारने के लिए किसको बोला तो पंकज को बुलाओ, वो बहुत अच्छा झाड़ू मारता है, करेक्ट. तो आप उस चीज़ को इतना अच्छा करने की कोशिश करो कि वो आप उसको बेस्ट करो. तो ट्राई टू बी द बेस्ट, मेक बेस्ट आउट ऑफ इट wherever you are. गिव योर फुल concentration or full efforts to do that. Correct. So sir, thank you so much for being on my show. I just want to know कि आपका experience कैसा रहा यहाँ पे? बहुत मज़ा आया. Such informal and lovely talks. मुझे लगा ही नहीं कि किसी इंटरव्यू के लिए किसी पॉडकास्ट के लिए मैं आया हूँ. और it's a fabulous platform to interact and show to even convey my feelings, my thoughts with our viewers. तो बहुत अच्छा लगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स फॉर द पॉडकास्ट एंड योर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स एज वेल. और बहुत मज़ा आया. एंड प्लीज़ ऑल ऑफ यू ज़रूर देखना हमारा ये याडीज़ पॉडकास्ट शो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and share all these moments with your friends and family and everyone. So this is me, Jitesh Rathod from the Yardis podcast show, signing off with none other than Pankaj Vishnu. See you in the next episode. All the best. Ganpati Bappa Moria. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी.